एक ब्यूरोक्रेट को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इंतज़ामी सतह पे? देखिए, उसमें दो लेवल हैं ब्यूरोक्रेट्स। एक जो है हाई ग्रेड के जो आते हैं, जिसको नॉर्मली हम जब ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो नॉर्मली हम ग्रेड 17 एंड अबव 22 तक हमारी जो ग्रेड है उसकी बात करते हैं। दूसरा लेवल है स्केल बेसिक ग्रेड 1 से लेके 15 या 16 तक चले जाएं आप। जितने हमारे अब रिफॉर्म्स बने हैं, कोई 40 के करीब जब से पाकिस्तान बना है, ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहत जो है वो मुख्तलिफ कमीशन रिपोर्टें सारी कुछ सुनते रहे। ज़्यादातर टॉप लेवल पे मुतल्लिक हैं कि जी टॉप लेवल पे क्या होना चाहिए। जो मेन जो एक फेस है स्टेट का, वो क्या है, वो हमें उसकी तरफ तवज्जो कम है। मेन स्टेट का क्या है, स्टेट का फेस क्या है, फेस क्या है वो देखें। वो आम एज ए नॉर्मल सिटीज़न आप सिविलियन के तौर पर जाते हैं तो आप एसपी या डीसी, कमिश्नर या सेक्रेटरी के पास नहीं जाते, या किसी और महकमे में भी जितने डिपार्टमेंट हैं वो आप उसके टॉप लेवल पर नहीं जाते। आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपने हेल्थ का कुछ इशू है, आपका स्कूल के लेवल का टीचर्स का कोई इश्यूज़ हैं, पानी के मसले हैं, सैनिटेशन के मसले हैं, तो नीचे लेवल से आप डील करते हैं। थाने का मसला है तो बेसिकली जनरल पब्लिक जो वो थाने जाती है, जहाँ SHO मुतलका आदमी है जो आपको डील करता है, या उसके बिहाफ पे जो भी वहाँ मौजूद हो। अब ऐसी सूरत हाल में आप देखें, इसमें जो मतलब पंजाब के हवाले से 2010 की एक रिपोर्ट है जिसमें वो कैलकुलेट किया है कि जी ये जो उनकी पूरी स्ट्रेंथ है पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, तो 83% जो है वो ग्रेड 1 से लेके 15 तक है, या 16 को डालेंगे थोड़ा और बढ़ जाएगी, और बाकी 15-16% 17 एंड अबव है। इसके हवाले से देखें कि ज़्यादा जो किसी सूबे की सूबाई सतह पे जाए या आप इवन फेडरल लेवल पे जाएं, तो ज़्यादा लेवल जो है नीचे गेट के बंदे हैं जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ज़रूरत उनको है महकमों को, और पब्लिक भी जो है वहाँ उसी पे जाती है। अगर फेडरल लेवल पर जाएंगे तो आप सेक्शन ऑफिसर है या डिप्टी सेक्रेटरी तक मैक्सिमम है, सेक्रेटेरिएट में अगर जाएंगे तो वहाँ भी जो सेक्रेटरी के पास स्टेट में तो नहीं आदमी मिल ही नहीं सकता बगैर किसी सफारश वाकफी है या और कोई ताल्लुक़ है। हमने इस तरफ जो है जो आम आदमी की जो मसले हैं उसको हल करने के लिए जिससे डेली वो डील करता है उसकी तरफ तवज्जो कम है, और फिर उनके क्या मसाइल हैं ब्यूरोक्रेसी के, मैं उस हवाले से पहले वही मैं कह रहा था। अब वो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने वीएन दिया कि उसमें इश्यूज़ को किस एंगल से देखना है। तो बाकी जो छोटे लेवल के हमारे हैं उनके अपने मसाइल हैं। एक FC कॉलेज में मैं उनके साथ कंसल्टेंट अटैच रहा था 2-3 साल पहले, 2 साल हो गए शायद, या 3 साल ज़्यादा। तो डॉक्टर सईद शफकत थे उसके पॉलिसी और उनका जो डिपार्टमेंट है पब्लिक पॉलिसी का, उसमें एक रिसर्च की थी कि हमारा यही था कि जी इसको हमने क्या करना है। तो हमने फिर इंटरव्यू किए, हमने पुलिस के वाले से कांस्टेबल बुलाया, हवालदार बुलाया और ASI रैंक बुलाया, मतलब हमने मुख्तलिफ ग्रेड के बंदे को बुलाया, को 5वें का स्केल का, 7वें को 9वें, मैक्सिमम 16 तक इंस्पेक्टर तक। हमने उनके इश्यूज़ पूछे। सिमिलरली हमने फिर हेल्थ को बुलाया, जो आम पब्लिक के जो है ना बड़े बड़े जो आप डील करते हो 4-5 महकमे ही बनते हैं, हेल्थ का इश्यूज़ है उसके हमने नीचे लेवल के बंदे बुलाए, नर्स है या दूसरे मेल के जितने होते हैं वो हो गए। फिर हमने एजुकेशन के टीचर्स हैं उनकी प्रॉब्लम सुने। तो हर महकमे के कुछ तो कॉमन थी सबके साथ इश्यूज़, और कुछ उस स्पेसिफिकली उस महकमे के हवाले से इश्यूज थी। चलिए अगर हम पुलिस ही की बात कर लें, तो आपने तो बहुत कलीदी अहम ओहदों पर भी काम किया, तो पुलिस के मुतल्लिक कोई उसकी बेहतरी के लिए काम करने के लिए, जैसे भी आप घर और वेलफेयर की बात कर रहे थे, इससे किसने रोका हुआ है, कौन रोकता है इससे? क्या पॉलिटिशियंस ने इनिशिएटिव लेना है या अफसरान ने लेना है जो खुद उसका हिस्सा है? क्यों नहीं हो पाता? इसमें मैं ये समझता हूँ कि मुर्द इल्ज़ाम अगर ठहराना है तो उसमें हमारे पुलिस के सीनियर अफसरान भी किसी हद तक हैं, किसी हद तक। अब कितना है आई कांट से, देखिए उसकी भी जिम्मेदारी उन पे भी होती है कि उनको एम्फसाइज़ करना चाहिए कि हमें थाना लेवल पे और उतनी हमारी फोर्स जो है उसके प्रॉपर बेहतरी के लिए, जो भी उनके मसाइल हल करने के लिए
उनको बेहतर इससे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि 70 वर्षों में संजीदा इकदाम नहीं हुए? नहीं, करते रहे ऑफिसर, कुछ की प्रायोरिटीज़ होती है ज़्यादा। वो जो क्या करते हैं कि हमारे अनफॉर्चुनेटली ये जितने रिफॉर्म्स होते हैं या सूबाई हुकूमतें होती हैं, वो जिस तरह शो बिजनेस नहीं होता उस तरह के इकदाम करके हमने ये फोर्स बना दी, मतलब डॉल्फिन बना दी जी, हमने फलां फोर्स बना दी, हमने एंटी टेररिस्ट फोर्स बना दी, इस तरह की चीज़ें करके ना वो एकदम एक शॉर्ट टर्म में एक अपना इमेज देते हैं कि हमने कैसे इंप्रूव किया। आपको लगता है मेकअप सा है ये, उसमें रूह नहीं होती? उसमें स्पिरिटलेस लगता है आपको? कुछ चीज़ों में प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन ज़रूरत होती है। और मतलब टेररिज्म के हवाले से अगर आप कहें तो वो एक एंटी टेररिस्ट को, आम सिपाही को उतनी लेवल की आप अफोर्ड ही नहीं करते। ठीक, ना उसकी IQ होती है, ना ट्रेनिंग होती है, ना उसका वो इंटरेक्शन उस हद तक होता है, तो वो शायद उसको हर आदमी को उतने पैसे नहीं हम लगा सकते, इसलिए वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो इतना वो हुकूमतों ने भी इसमें शो बिज़नेस की तरह उसको अपना वो एक नई चीज़ आइडिया दे के फ्लोट कर देते हैं। सम टाइम कोई चीज़ अच्छी आ जाती है, उसका इम्पैक्ट अच्छा भी हो जाता है, और कुछ चीज़ें हैं जो वैसे ही उसके इम्पैक्ट नहीं है। जो असल हमारा मसला जो है, थाना जो है जहाँ पब्लिक जाती है वहाँ हमने मेजर इम्प्रूवमेंट आज तक नहीं की। अब आपका मसला एक और देखें ना कि ये अब सीनियर अफसरान की क्या मसले हैं, वो क्यों नहीं कर सके। वो ये आता है कि पुलिस का जितना वो बजट है किसी सूबे का, तो वो 80-85% के दरमियान वो तनख्वाहों पे चले जाता है। उसके बाद थोड़ा सा पैसा डेवलपमेंट के लिए चल जाता है, रिसर्च के लिए पैसे कोई नहीं होते। आपको लगता है प्रायोरिटी नहीं रही कभी पुलिस से? तो वो उस हवाले से जो है ना लॉ एंड ऑर्डर, हमने जो है ना सर्विस का कॉन्सेप्ट को पुलिस का वो डेवलप नहीं किया। मैं समझता हूँ जितना जब से पाकिस्तान बना है उससे सबसे मेजर जो रिफॉर्म पुलिस के हवाले से आए थे वो जनरल मुशर्रफ लेके आया था। वो जो लॉस बनाए 2002 का, हाँ, उसमें आप देखें, उसमें ये आपके लोकल गवर्नमेंट के हवाले से भी उससे एडवांस सिस्टम जो लोकल गवर्नमेंट का मुशर्रफ साहब ने दिया था वो किसी ने नहीं दिया। हाँ, जब यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ कि जब ब्यूरोक्रेट या अमूमन फ़ौजी कोई रिटायर होते हैं तो फिर वो बायोग्राफी भी लिखते हैं, किताब भी लिखते हैं, फिर वो मसाइल भी लिखते हैं, आप लोग कैसे मुहासबा करते हैं अपना या किसी और का जब सर्विस में होते हैं? क्योंकि उस वक्त कहते हैं कि जी हम तो वो है, बाद में फिर राज भी खुलते हैं, चीज़ें भी सामने आती हैं, इनएबिलिटी का भी पता लगता है, फिर यहाँ कैसे देखते हैं? देखिए उसमें उतने मुख्तलिफ पहलू हैं। मसलन एक तो है करप्शन का, तो जहाँ तक करप्शन का है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा जिम्मेदार होता है, तो उसके हद तक अगर वो उसने कोशिश नहीं की तो वो जिम्मेदार है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है। तो मैं समझता हूँ उसमें और भी चीज़ें आएंगी जो सिस्टम में इम्प्रूवमेंट के लिए है। ठीक, कि ये हमारे जो ओवरऑल आपके करप्शन या ब्यूरोक्रेसी में नज़र आती है उसमें कई स्टेप ले सकते हैं जहाँ कई चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। मसलन आपको अब एक एग्जांपल दूं कि इस वक्त तमाम बुरे हालात के बावजूद ब्यूरोक्रेसी में जो खामियां नज़र आती हैं, आपको मोटरवे पुलिस आप एग्जांपल देंगे कि उनकी एक इंडक्शन जो हुई, उनकी जो ट्रेनिंग हुई, उनको जो ऑनर दिया गया, पे वाई पैकेज ठीक किया गया, रूल्स बन गए, फिर वहाँ पूरी जो उसकी मैनेजमेंट है उन्होंने सपोर्ट किया अपने स्टाफ को, तो विद द रिजल्ट उनको कॉन्फिडेंस आया और आपने देखा कि वो आपकी इस वक्त इंटरनेशनली भी मोटरवे पुलिस पाकिस्तान की कोट की जाती है कि बेस्ट एग्जांपल। बाकी क्यों नहीं सीखते? बाकी का इशू क्या आता है? अब बाकी का इशू आता है कि वो एनवायरनमेंट और वो प्रोटेक्शन और वो जो चीज़ें हैं, ट्रेनिंग, सारा कुछ वो वहाँ नहीं है। ये नैब ने करना है अफसरान का एहतसाब, या ये अफसरान खुद करेंगे? और वो जिस इखलाक की आप बार बार बात कर रहे हैं वो उसको जगाने के लिए क्या करना होगा? उसमें देखें जी, उसमें नैब का तो ताल्लुक है करप्शन से बेसिकली, तो करप्शन जहाँ भी होगी वो फिर पकड़े। तो वो उसका लेवल है। बाकी जो महकमाना जो मिसकॉन्डक्ट होता है वो डिपार्टमेंटल होता है। उस हवाले से अगर आप कहें कि जी उसमें एटलीस्ट अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम कांस्टेबल टू अप टू इंस्पेक्टर, तो मैक्सिमम पनिशमेंट पुलिस में देते हैं अफसरान। मिसाल के तौर पे भी साहिवाल का एक वाकया चल रहा है, उसकी भी एक इंक्वायरी हो रही है, जुडिशियल कमीशन की भी बात हो रही है, तो आपको लग रहा है कि हमारा वो सिस्टम ठीक है, या वही उसमें भी फिर को लाइक डिसलाइक, या नहीं यार छड्डो पेटी पर आप, या क्या कहेंगे? अब इसका रिजल्ट आएगा तो मत कह सकते हैं, लेकिन और क्योंकि कई चीज़ें वो कर रहे होंगे, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है कई चीज़ें वो कर रहे होंगे, लेकिन वो शेयर नहीं कर रहे, इसलिए आई कांट से
लेकिन जहाँ तक उसके जो हेड हैं उनको मैं जानता हूँ, एजाज शहनशाह साहब जो एडिशनल आईजी हैं, वो एक दयानतदार आदमी है कि मेरिट पे करें। तो ऐसे बड़े वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया आपके, लवली टॉकिंग टू यू। लेकिन खातिन नौशाद एक बात इसमें बड़ी कमाल है, वो मैं अब ये जब बात कर रहे थे तो मैं सोचा था वो गालिबन कतील साहब ने कहा है कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। सब ये जो अफसराने बाला हैं जिसे हम रूलिंग एलीट, ये रूलिंग एलीट में इनका शुमार होता है हमारे सेक्रेटरीज लेवल के, या अफसर शाही जिसे कहते हैं? देखिए, रूलिंग एलीट में तो ज़ाहिर है बन जाते हैं, क्योंकि रूल करने वाले कौन है? एक तो इलेक्टेड सियासतदान है और उसके नीचे फिर उसको एग्जीक्यूट करने वाले अफसर हैं। ठीक, तो एक एलीट का ग्रुप जो है वो तो बन जाता है बिल्कुल उस लिहाज से। ये जो है ये इलेक्शन के थ्रू आते हैं, ये इम्तिहान दे के आते हैं और फिर 20-25 साल की तजर्बे के बाद मुख्तलिफ नौकरियां करने के बाद पहुंचते हैं टॉप पे। तो रूलिंग एलीट का तो हिस्सा तो कहा जा सकता है। हालांकि मैं समझता हूं कि ओवर द इयर्स अब उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, उनमें वो वेट नहीं रहा जो हुआ करता था। ठीक, मैं इस बात को मैं बिल्कुल आगे जोड़ूंगा, लेकिन मुझे बताइए कि पब्लिक सर्वेंट और अफसर शाही में फ़र्क होता है? नहीं, ये देखिए, यानी पब्लिक सर्वेंट तो सर्वेंट खुद कहेगा अपने आप को पब्लिक, ठीक कहेगा सर्वेंट, हाँ, अवाम जो है उसको कहेगी अफसरशाही। अच्छा जी, ठीक है। मतलब पब्लिक सर्वेंट अपने आप को अफसरशाही नहीं कहेगा, क्योंकि जाहिर है कि वो तो एक पब्लिक सर्वेंट है। ठीक, मगर चूंकि हमारे मसाइल बहुत हैं, हमारी अवाम की तादाद बहुत है, तो जाहिर है कि वो उसमें अगर एक शहर, एक लेट्स से डिस्ट्रिक्ट में 10 लाख बंदे हैं, तो अब एक उसका एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो फिर एलीट तो बन जाता है ना, और हाकिम तो बन जाता है उस लिहाज। बिल्कुल ठीक। क्या मजलूम है ब्यूरोक्रेसी? किसका शिकार रही है? लोग तो समझते हैं कि ये फैसला करने वाले हैं, फैसला साज हैं, पॉलिसी साज हैं। देखिए, बात ये है कि मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि अफसर जो है वो कौन बनता है। आप जैसे दूसरे लोग मुतवस्सित घरानों से उसको कहा कि भाई अगर आपने अपने इलाके में एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन लेनी तो इम्तिहान पास करें, आप प्रोविंशियल सिविल सर्विस है, पब्लिक सर्विस कमीशन है या सेंटर में है, वो तैयारी करते हैं, लोग इम्तिहान पास करते हैं। वो एक उनको इमेज होता है कि यार हमने एसपी को देखा हुआ बड़ी शान होती है, डीसी को देखा हुआ बड़ी शान होती है, सेक्रेटरी को देखा हुआ बड़ी शान होती है, तो मैं तो वो बनना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। तो इस तरह लोग एक अपना आइडियल लेके ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल ठीक। अब वो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, क्योंकि इम्तिहान पास करना होता है, कोई सिफारिश चलती नहीं। यानी हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन अभी भी इसके बावजूद कि उन पर तनकीद होती है कि जी फ़लाँ अंग्रेज़ी का सब्जेक्ट उन्होंने बहुत सख्त कर दिया, लोग फेल हो गए, या फ़लाँ चीज़ उन्होंने चेंज कर दी, मगर कोई तनकीद ये नहीं करता कि किसी सियासतदान का रिश्तेदार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गया हो। तो इस वास्ते वो एक बड़ी फेयर सिलेक्शन है बाय एंड लार्ज। तो उस पे लोग आते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपना करियर बनाने के लिए आते हैं, रोज़गार हासिल करने के लिए आते हैं, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए आते हैं। तो मतलब है कि मकसद तो उनका यही होता है। अब वो दरमियान में हमारे ज़माने में इतने विलन हमें नहीं बनाया जाता था। हमारे ज़माने में इज्जत, यानी ये मैं पोर्ट्रेल जिसे आप कहेंगे, 12-14 साल पहले मैं रिटायर हुआ हूँ, तो यानी ये होता था कि दुरुस्त है कि बुरे बंदे की खिंचाई भी हो सकती थी। कभी वो हमारा एक कॉलीग था, वो उसको एंटी करप्शन का उसका पर्चा हुआ था, मेरे ख्याल 80s में, हालांकि वो बहुत ही एग्रेसिव और अच्छा अफसर था, और वो बेचारा उसको डिसमिस कर दिया वगैरह वगैरह। ये केसेस होते थे, मगर एक जनरल फियर नहीं था। ये फियर नहीं था कि अगर मैं ठीक काम कर रहा हूँ तो फिर भी शायद कोई पकड़ा ना जाऊँ। तो अब जो इस वक्त फियर है। ठीक। अच्छा, अब मैं अगर एक दूसरी तरफ आऊँ, जैसे आपने 73 इस्लाहात का भी जो आपने जिक्र किया, और आप कहते हैं कि वो ये, और फिर हम अखबार में पढ़ते हैं भाई ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालना बहुत ज़रूरी है और वन फील्स प्राउड। तो आपको लगता है कि ये कोई मुकाबला शुरू हो जाता है? मतलब देखिए, बात यह है कि आप देखें कि 1947 से हम शुरू हुए और 2019 में आए हैं। सब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो तरबियत दी जाती है सिविल सर्विसेज एकेडमी में, तो ये पब्लिक से इतना डिस्टेंस क्यों हो जाता है? उनको ये क्यों लगता है कि ये
हाकिम हैं और ये एक जैसे गोरा साहब होता था, साहब है सर अस्सलाम वालेकुम, ये वाली हम अपने माशरे के मुताबिक ये अपनी तरबियत दे रहे हैं या नहीं? देखिए, हमारे ज़माने में ये होता था कि सर्टनली गोरा साहब का स्टाइल था, मगर उसकी एक वजह थी कि वो वजह ये थी कि आपकी अभी आवाम तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आपने एक मुतवस्सित तबके के लड़के को लिया, लड़का है, उस ज़माने में लड़कियां बहुत कम थी, उसको आपने ट्रेन किया, यू नो, और उसको आपने ट्रेन करके कहा कि आपने कंट्रोल करना है। और उस ज़माने में दो चीज़ें होती थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक, और लोगों के हकूक़ प्रॉपर्टी के मेंटेन करने, दो चीज़ें अहम थी। ठीक, कभी एक तो आपके इलाके में यानी गुलगपाड़ा नहीं होना चाहिए, बदमाशी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा अगर किसी का कोई प्लॉट है, किसी की ज़मीन है, तो उसका हक़ नहीं मारा जाना चाहिए। बेसिकली इंतज़ामिया की, हुकूमत की ये एक थी। ठीक, तालीम और सेहत उसके बाद आती थी। ठीक, तो उसमें उसको करने के लिए वो अफसर को ये एक यानी अफसर बनने की क्वालिटीज़ ये होती थी कि भाई आपको ज़्यादा जमहूरी होने की ज़रूरत नहीं है। वो सियासतदान का काम है कि आप, ठीक है, आप किसी के घर जाके उसके साथ चाय पिएं, ठीक है जी, और ज़रूर है कि उसके साथ जफ्फी डाल के उसके साथ मंजी पे बैठें, वो ज़रूरत नहीं है। सियासतदान का काम तो ये है कि उसने तो वोट लेना है। अफसर ने कुछ उससे लेना तो नहीं, उसने तो देना है, ठीक, फैसले करने हैं। तो एक अफसर का एक डिस्टेंस उस लिहाज से होता था और बुरा नहीं समझा जाता था, मगर अफसर से ये तवक्को होती थी उस ज़माने में कि इंसाफ करेगा, ईमानदार रहेगा और मेहनत करेगा। ये पसंद नापसंद का सिलसिला तारीख में कहाँ से शुरू होता है कि यार माई फेवरेट, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिज फेस, हमने ये तक भी सुना और कह दिया गया, ये कब से शुरू हुआ? ये देखिए, होता ये है कि आमतौर पे सियासतदान जब इलेक्शन जीत जाते हैं, पावर में आते हैं, तो उनका एक शॉर्ट टर्म टारगेट होता है कि किसी का 1 साल में कुछ करना है, 2 साल में कुछ करना है, उसने अचीव करना है, ठीक है ना। उसकी अचीवमेंट के लिए उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिसोर्स एलोकेशन, वो एक सब्सिडरी चीज़ हो जाती है। उसके जहन में सबसे ज़्यादा अहम होता है कि मैंने ये काम करने हैं क्योंकि मेरी एक सियासी ज़रूरत है। पैसे कहाँ से आएँ, अगर दूसरी जगह से हमें पैसे काट के यहाँ लगाने पड़े तो लगाने चाहिए। कोई अगर रूल मुझे इजाज़त नहीं देता कि अगर रूल कहता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, उसमें 3 महीने लगेंगे, वो कहता नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई सरकारी अफसर उसको ये पॉइंट आउट करता है कि जनाब ये करना है, ये करना है, वो कहते हैं ये क्लर्क है, ये ब्यूरोक्रेट है, ये ख़राब है, ठीक है जी, क्योंकि वो जल्दी में होता है, वो एक अपनी उसका ऑब्जेक्टिव होता है, किसी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसकी मोहल्ले में सड़क बनानी है उसने अपने इलाके में, या ऑरेंज ट्रेन बनानी है, मतलब एक नीचे से लेके ऊपर तक, हर सियासतदान का एक ऑब्जेक्टिव होता है, ख्वाहिश होती है। उस ख्वाहिश में अगर कोई रूल या रेगुलेशन जो सरकार के बने हुए हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए बने होते हैं, जो कि मुनसिफाना रिसोर्स एलोकेशन के लिए बने हुए होते हैं, वो अगर कोई एतराज़ करता है उसको वो हटा देते हैं। फिर वो तलाश करते हैं ऐसा अफसर जो एतराज़ ना करे बल्कि उनको रास्ते बताए। तो देयरफॉर तो वो वहाँ पर अब आप किसको बुरा कहेंगे? मुझे पता नहीं कि अब आप जो बंदा करवाना चाह रहा है उसकी भी तारीफ हो रही है कि यार बड़ा गो गेटर है, कुछ कम तो कीता है ना जी। हाँ। लेकिन एक सवाल इसमें है तो सब मशहूर तरीन सुर्ख फीता साहब की किताब कभी, अब वो इसे सुर्ख फीता से कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी देखें, मैं तो वो आपके शहर में काम करना चाह रहा हूँ, ये अफसरान मेरी राह में रोड़े अटका रहे हैं। ये वो है जो हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हम इसको कैसे, इसकी वो छाननी क्या होगी कि हम ये जान सकें? देखिए, बात यह है कि सरकार में रूल्स बनते हैं, रूल्स किताबों में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। क्लर्क भी पढ़ सकता है, अफसर भी पढ़ सकता है। अफसर का नॉर्मली काम ये होता है कि अगर यानी बग़ैर ज़्यादती किए उसको मसले का हल तलाश करना होता है। टू दैट एक्सटेंट इज़ राइट। तो कई अफसर होते हैं जो बहुत ही रूल बेस्ड होते हैं, कई अफसर जो होते हैं थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। मगर इशू ये है कि हमने ओवर द इयर्स जो एग्रेसिव अफसर हैं, जो फ़ैसला करना चाहते हैं आवाम की भलाई के लिए, किसी एक साइल के को रिलीफ देने के लिए, तो वो जो इनिशिएटिव था, जो लाल फीते से निकल के बंदा स्पॉट पे कोई इनिशिएटिव लेता था और मसले हल करने की कोशिश करता था। आपने
ब्यूरोक्रेसी सुर्ख फीता में धकेल दिया है लोगों को, धकेल दिया। यानी सुर्ख फीता हमेशा ब्यूरोक्रेसी में होता है बिकॉज रूल बेस्ड चीज़ होती है। ठीक। जो अफसर रेड टेप जो है, जो अफसर उससे निकल के काम करना चाहते थे और करते थे शहर की आवाम की भलाई के लिए, उनको आपके ठापे मार के और उनको आपने करके बिठा दिया। सो विद द रिजल्ट कि अब ऑप्शन कोई नहीं है ब्यूरोक्रेसी की कि सिर्फ रूल के मुताबिक चले। अच्छा, ये जो हम ये बात अब जब कर रहे हैं तो एक इमेज है, सरकारी इदारा है यार, ना करें भाई, या काम छोड़ दें, ये हमने बरतना भी शुरू कर दिया, इमेज भी बन गया। बैंक होगा, प्राइवेट होगा, भाई प्राइवेट है यार, काम दिल से करते हैं, यहाँ पूछा जाता है भाई, पूछगछ होगी, वो अब तो वो शुरू हो गए बूटे से हाजिरी, वो ये कैसे बन गया, ये क्या हो गया, ये तो एक बहुत बुरी असल में पता शोहरत है। ये आप दुरुस्त कहते हैं, असल में सरकारी मुलाजमों में ना कई इदारों में यूनियनें बनी हुई हैं हमारी, मतलब ये है कि मसला हमारा तालीम का निज़ाम है, प्राइवेट तालीम का स्कूल कैसे चौकन्ना होते हैं टीचर्स, उतनी ही तनख्वाह लेने वाले हमारे सरकार पे नहीं उतना चौकन्ना करते। तो अब चूँकि सरकार 2000 टीचर्स को डिसमिस नहीं कर सकती, वो प्राइवेट स्कूल वाला अपने 50 टीचर्स को डिसमिस कर सकता है। सरकार चूँकि 2000 टीचर्स को डिसमिस नहीं कर सकती, एक सियासी इशू हो जाता है यूनियन, तो विद द रिज़ल्ट के वो क्या होता है कि वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी जाती है कि भाई इधर से उधर कर दिया, उधर से तबादला कर दिया, कोई सस्पेंड कर दिया, कोई छुट्टी पे भेज दिया, तो वो निज़ाम जो है वो चलता नहीं। आपके जो हैं कई सरकार के ऐसे नीम सरकारी इदारे हैं, कॉरपोरेशनें हैं, वो नहीं चलती वहाँ यूनियंस बनी हुई जी। PIA वर्सेस अ प्राइवेट एयरलाइन, अब PIA के वसाइल कितने हैं, उसको कितना खसारा है, उसकी तादाद एम्प्लॉयज़ की कितनी है, तो वो एक गलत चीज़ है, और जिसमें जो सरकार को किसी ना किसी स्टेज पे मतलब करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। उसका एक हल तो फिर प्राइवेटाइजेशन ढूंढ लिया उन्होंने कि भाई ऐसा करें, इसको सरकार से ही आज़ाद कर दें, फिर ये ठीक हो जाएगा। क्या ये हल है? देखिए बिल्कुल, यानी एक तो सरकार को फैसला करना चाहिए, सियासतदानों को क्या चीज़ सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक, ये तय कर लिया जाए कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से आगे आप ना बढ़ें, बिल्कुल ठीक। यानी अगर आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर प्रोवाइड करना, तो वो आप करें, उसको प्राइवेटाइज ना करें, ठीक है ना, ठीक। और अगर आपने कहा कि जी आपने तालीम, आपने अगर सरकार की जिम्मेदारी है, या सेहत सरकार की जिम्मेदारी है, तो फिर उसको प्राइवेटाइज ना करें, ठीक है जी। अगर हवा पैमानी आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो उसको प्राइवेटाइज कर दें। अगर लोहा बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो एक इजाफी काम है कि भाई आप उसको प्राइवेटाइज कर दें। तो मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन ये रहा है कि सरकार जो है वो कई दफ़ा अपनी प्राइवेट सेक्टर से गुस्से में आके कभी ये नहीं कर रहा तो नेशनलाइज कर लेते। सो बेसिकली सरकार को ये फैसला करना चाहिए कि उसने करना क्या है और क्या नहीं करना। इस मतलब ये है कि ये इस कन्फ्यूजन में रहना कि जी फ़लाँ चीज़ जो है वो इस वास्ते हम प्राइवेटाइज नहीं कर सकते कि ग्राहक नहीं मिलेगा हमें। ये भी कोई जवाब नहीं, बिल्कुल। भाई अगर आपने करना है तो करें, क्यों आप सरकार के इतने कीमती पैसे जो हैं उससे जा रहे हैं। अगर 15-20 हज़ार बंदों की नौकरियां जाती हैं या वो मुतासर होते हैं या उनको गोल्डन हैंडशेक मिल के चला जाता है, सो देयरफॉर प्राइवेटाइजेशन जो है वो ज़रूरी है उन इलाकों में जहाँ पर के सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। एक ख्वाब जो आपने देखा और फिर आपने चाहा कि हम भी देखें और सबने देखा और उसकी एक ताबीर भी हम देख रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं, और जो बातें आप जैसे अभी मैं सुनूं तो वो कहने लगे जी ये तो बिल्कुल PTI की बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो। सो मुझे ये बताइए कि क्या अब सरकार ये तय कर चुकी है, ये क्लियर है अपने ऑब्जेक्टिव्स में, या आपको अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है मौजूदा हुकूमत? नहीं, देखिए
मेरा ख्याल है सिर्फ इस हद तक उनकी क्लैरिटी है कि कुछ करना है, ठीक, कुछ अच्छा करना है, हमने रिश्वत नहीं लेनी, हमने करप्शन नहीं करनी है और हमने कुछ करना है। ठीक, मगर क्या करना है, किस तरह करना है, किसके थ्रू करना है, उस पर मेरा ख्याल है वो डिबेट चल रही है अभी भी। ठीक है जी, कि वो मतलब ये है कि किसी चीज़ पे क्लैरिटी जो है वो नहीं है कोई आपको, यानी इस वक्त तो यही हो रहा है ना कि इस वक्त तो वो इकोनॉमी को बचाने के लिए सब कुछ कोशिश हो रही है कि भाई पहली बात तो वो यही है इकोनॉमी, हालांकि इकोनॉमी भी एक सेक्टर है, एक मिनिस्टर है, एक मिनिस्ट्री है, उसका काम है, और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि 6 महीने साल में उसका कोई हल तलाश किया जा सके। ये तो एक तो बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि जिस पे तवज्जो होनी चाहिए, जिसमें कि सेहत और तालीम है, मगर अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ मुसम्मम नज़र नहीं आई। अनफॉर्चुनेट पार्ट मुझे ये लग रही है कि इस जल्दी में, इस ख्वाहिश में कि कुछ कर दिखाएं, वही जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं जिससे कि सुर्खियां बन जाएं, और जिनसे बचना था और जिनके खिलाफ आप आए, हाँ, वो सुर्खियां बनने वाली चीज़ें हो रही हैं, कि भाई जिससे कि कोई असल निज़ाम को झंझोड़ने के लिए, असल निज़ाम को चेंज करने के लिए वो टाइम चाहिए और उसका एक अलग चाहिए, और उसमें वो जैसे कहते हैं ना कि टू मेक एन ऑमलेट यू हैव टू ब्रेक एन एग, तो वो अंडा टूटने का स्टेज जोड़ा अनप्लेजेंट होता है, तो उसके बाद ही ऑमलेट बनाना तो तोड़ना तो पड़ेगा। हाँ, तो उस वजह से वो मेरा ख्याल है कोई हिम्मत नहीं दिखा रहे, अंडा तोड़ने वाली हिम्मत नहीं दिखा रहे, वो एक बनी बनाई ऑमलेट की तरफ कोशिश हो रही है। तो ये एक मैं जैसे ख्वाहिश है, ईमानदारी पे बहुत ज़ोर है, जो एक पॉलिसी है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, मगर आगे जो है वो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, और जो टीम है वो भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। तो इस वजह से मैं कहा हुकूमत को थोड़ा सा हौसले से काम करना चाहिए, और लीडरशिप यही है कि लोगों को समझाएं कि भाई ये चीज़ जो है ये तो होगी, मगर हमारी डायरेक्शन ये है, ये होगा, हम इधर जा रहे हैं, क्लियर डायरेक्शन दिखाएं ताकि लोग उस कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हों। आपने भी शायद देखा, मुझे बड़ी एक खुशकुन एहसास भी हुआ कि इस बार जब अफसरान की मुख्तलिफ जो है तो वो उन्होंने वो नहीं किया कि ये उनके साथ है, ये मैंने बहुत देर बाद देखा है। साहब ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट के जो बिल्कुल ही जिनके ख़िलाफ़ बहुत सीरियस केसेस थे, चार्जेस थे, उन्होंने उनको वो तो बेखैर नैब वैब ऐसे ही ले गई उनको, तो बाकियों के साथ बाय एंड लार्ज इन्होंने विच इज़ अ गुड थिंग। क्या आइडियल रिलेशनशिप, चले अगर मैं इसको बिल्कुल एक शरीके सफ़री की तरह लूँ, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट को, कि जिनको साथ में चलना है विद लाइक डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड ट्रेड्स, कैसे वो एक अच्छा मखलूक या आवाम की बेहतरी के लिए साथ चल सकते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर एक अच्छा सियासतदान अपने महकमे के अफसरों की इज़्ज़त करे, उनमें ये है उनको पोलाइटली निकाल दे, हटा दे, पोलाइटली बग़ैर बेइज्जत किए, और उनके लिए अच्छे टारगेट्स बनाए, उनको सपोर्ट करे, उनको सपोर्ट यानी अगर उनके ख़िलाफ़ को उंगली उठाए तो वो फिर उसको मिनिस्टर उनका सपोर्ट करे और उनसे वो काम करवाएं, और ख़ुद अपने जो उनके मफादात हैं उन पे ज़रा थोड़ा सा, जो उनके इमीडिएट मफादात हैं उन पे साल 2 साल 3 साल ज़रा रोकें। इलेक्शन के करीब आके अगर यही टीम उनके साथ 4 साल अच्छी तरह चलेगी तो 5वें साल हो सकता है कि उनको कहें अच्छा सर आप ज़रा इलेक्शन के लिए चलिए, हम मतलब दे मे काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हेल्प देम इन बट वो भी मुश्किल होता है सिविल सर्वेंट के लिए। बट बहरहाल ये एक जो है ना इज़्ज़त और वो उसका रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बेइज्जत सिविल सर्वेंट होता है ना वो अच्छा वर्कर नहीं होता, वो मुलाजमत करने के लिए तो टिका रहता है,
मगर ये है कि वो ना रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, ना वो अपनी गर्दन किसी जगह कटाने के लिए तैयार होता है, ना वो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है जो हमारे हाकिम हैं उनको समझना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है वो सिविल सर्वेंट्स पे भी उतनी अप्लाई करती है, बिल्कुल ठीक है, जितनी किसी पे अप्लाई करती है। कि जब आप उनको, अपनी टीम को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनको इज़्ज़त नहीं देंगे, उनकी बेसिक नीड्स की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, तो वो टीम से फिर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब जब अगर नैब या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या FIA अगर वो हाथ डालती है किसी बेसिस पर ही, तो वो कहते हैं जी आपने तो सारा हमारा कॉन्फिडेंस ही शटर कर दिया, आपने तो डरा दिया अफसरों को, इसमें हमें तवाज़ुन कैसे कायम करना होगा? देखिए, असल में किसी ज़माने में होता ही है हमारे यहाँ कि 10,000 बंदा नौकरी के लिए आया, आपने 10 रखने हैं, ठीक है ना। अब ठीक है, सारों के पास मैट्रिक है, सारों के कद जो है 5 फुट 5 है, सारों की छातियाँ 34 है, वो 10,000 बंदों की छातियाँ 34 हैं, मगर आपने लेने 10 हैं, ठीक, तो किस तरह करेंगे? उसके अलावा अगर किसी ने कोई इधर उधर गड़बड़ की है तो वो आप एक यानी इंतज़ामी अमूर में यानी वो बदनज़मी की आप बद इंतज़ामी के चार्जेस लगा सकते हैं। बट बहरहाल वो तो मेरा ख्याल है डिटेल्स की बात है। इशू यही है कि हम एक पेंडुलम के दूसरी तरफ चले गए। एक तरफ तो बिल्कुल मादर पेदर आज़ाद था, दूसरी तरफ जो है वो 7 गलतियों वाला भी जो है वो पकड़ा जा रहा है, जिसने अगर गुड फेथ, देखिए एक अफसर है, उसने काम करना है, तो बहुत सारी जगह पे उसके गलत फैसले भी हो सकते हैं, कहीं गलत दस्तखत भी हो सकते हैं, मगर अगर उसका इंटेंशन गलत नहीं है और वो फिर दोनों में मुमताज़ करना बहुत ज़रूरी, अगर उसको फिर भी सज़ा आपने दे दी तो वो फिर आम अफसर भी काम जो है वो करना छोड़ देगा। गुफ्तगू के इख्तिताम पे चीन से क्या क्या कुछ सीखना है हमने, तो बताइए आप, वो जिक्र कर रहे थे रिसेप्शन का भी, उसमें क्या सीखना है? देखिए बात सुने, चीन की अगर आप कभी तारीख़ देखें तो वो एक कौम जो है सदियों से बड़े मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन्ड और तालीम से निकल के वो आए हैं। उनकी आप पिछले 70 साल की आप तारीख़ देख लें तो वो उन्होंने, अवाम ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, रेजिमेंट हुए हैं उन्होंने। 30 साल 35 साल तक किसी ने सूट नहीं पहना था, किसी ने टाई नहीं पहनी थी, ऐसे ही था। एक ही किस्म के वो कोट पहनते थे, साइकिलों पे जाते थे। जब हम पहली दफ़ा चीन गए हैं 25-30 साल पहले, तो बीजिंग में सिर्फ साइकिलें नज़र आती थी, कारें नहीं नज़र आती थी, और हमारे यहाँ कारें ज़्यादा थी, ठीक है ना। हम अपने आप बगलें बजाते थे कि जी हम जो है ये, तो वो उन लोगों ने अपनी कौम को बनाया है तालीम करके, उनको डिसिप्लिन करके, उन पे सख्तियाँ करके। इस वक्त पैदावार है जिसमें कि इमरान खान साहब जो निकले हुए हैं इस वक्त जिहाद पे कि जी इनको दुरुस्त करना है, तो दुरुस्त जो है इस किस्म की बुरी आदतें और इस किस्म की बुरी जो हमारी हिस्ट्री है उसमें हम चीन से मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है और उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट है कि जितने ज़्यादा हैं उतने ज़्यादा पावरफुल हैं। ये इतना आसान नहीं है कि जब तक आपकी बेसिक्स नहीं ठीक होंगी, बेसिक्स जब तक ठीक नहीं होंगी, जब तक आप ये एक सुपरफिशियल कोई किसी का प्लान लेके या किसी का नक्शा लेके आप समझते हैं कि आप उसी किस्म के बन जाएंगे, ये एक गलत फहमी है। हमें अपनी कौम की नशोनुमा के लिए तवज्जो देनी चाहिए, जिसके लिए तालीम सबसे ज़रूरत है। तो चीन के साथ कोई लेसन नहीं हम सीख सकते जब तक हम बेसिक्स जो हैं अपने ठीक नहीं करेंगे। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहिए, और बहुत ही अच्छा लगा हमेशा आपसे बात करके। अल्लाह आपको सलामत रखे। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन हज़रात, मैंने शायद ये किसी प्रोग्राम में एक बात कही थी और मैं इसको फिर दोहरा देता हूँ। नूरानी साहब भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, इनका भी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ है। आप कभी लोगों को मिला कीजिए, उनकी नशिस्त व बर्खास्त देखें, उनके चेहरे, उनके माथे और उनके गुफ्तगू का अंदाज़ देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कौन हैं। ये बेखनी आपको करनी होगी। और एक बात तय है, ऑमलेट बनाना है तो अंडा तोड़ना पड़ेगा, इस डर से छुटकारा हासिल करना होगा। सलामत रहिए ख़ातिन हज़रात, अल्लाह हाफ़िज़।